अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 21 है। सेकंड लास्ट चैप्टर है ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा सीक्वेंस से रिलेटेड पढ़ा था, आज हम सीरीज से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज, जो कि सिंगुलैरिटी डिफाइन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज हम सीरीज को देखेंगे, रिवाइज करेंगे। जस्ट ये बीएससी में भी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, एमएससी में भी पढ़ी हुई हैं, तो जस्ट ये एक रिवीजन होगी। हर एक की एक एक एग्जांपल देखेंगे। कल मैंने सीक्वेंसेस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए थे, उनकी प्रैक्टिस करें। आज सीरीज से रिलेटेड भी शेयर कर दूंगा, इनकी प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने फिर, क्योंकि स्टार्ट से एक तो हमारी आदत बनी हुई है, एमएससी लेवल में भी हमने ऐसे ही किया, बीएससी लेवल में भी, कि हम सीन क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हमारे हाथ से गुजरे हुए सवाल होते हैं, वही पेपर में आते होते हैं और उस तरह के सवाल करने की हमारे अंदर आदत पड़ चुकी होती है। तो पीपीएससी के पेपर में वो पेपर बाज ऐसी बुक से उठा लेते हैं जिन बुक्स को कभी हमने स्टडी नहीं किया होता, तो तकरीबन वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे अनसीन होते हैं। तो अनसीन क्वेश्चन को करने की अगर अपने अंदर आदत पैदा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा टेस्ट जो है अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 बुक्स मैंने रिकमेंड की हुई हैं। इन बुक्स की मैं एक्सरसाइजेज शेयर करता रहता हूँ। आप भी इन बुक्स को, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज को देख लिया करें। जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सीरीज के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एक सीक्वेंस के बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो सीरीज को डिफाइन करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि Z1, Z2, Z3 भी गिवन सीक्वेंस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो देन द सम, अगर हम इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को सम अप कर देते हैं, तमाम टर्म्स को अगर हम जमा कर देते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगी दैट इज कॉल्ड सीरीज। In other words, a series is the sum of terms of a sequence. जब हम किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को जमा कर देते हैं तो जो चीज हमें हासिल होती है वो सीरीज कहलाती है। जी, नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल सम की डेफिनेशन है। अगर इस सीक्वेंस की जस्ट आप फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, उसको मैं S1 से डिनोट कर देता हूं। उसके बाद अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को जमा कर दें तो फर्स्ट 2 टर्म्स के सम को मैं S2 से डिनोट करता हूं। इसी तरह फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है उसको मैं S3 से डिनोट कर देता हूं। इसी तरह फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है उसको मैं Sn से डिनोट कर देता हूं। ये सारे जो सम्स हैं ये पार्शियल सम कहलाते हैं। ये जो लास्ट Sn लिखा हुआ है, Sn the sum of first nth terms is said to be nth partial sum। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास सीरीज की कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंट सीरीज से क्या मुराद है? अगर आप कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड अप टू सो ऑन, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीरीज। इस सीरीज को आप कन्वर्जेंट सीरीज का नाम देंगे अगर ये सीरीज आपको कोई फाइनाइट सम देती है। मतलब आप इसकी तमाम टर्म्स को जमा करके इसका कोई फाइनाइट सम ढूंढ लेते हैं, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। और ये जो S है ये इसका सम कहलाएगा, सम ऑफ द सीरीज। जी, नेक्स्ट इसकी कन्वर्जेंसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है आपके पास, a series is convergent if and only if sequence of its partial sums। देखें, हमने ऐसे कर लिया कि Z1 ले लिया और उसके बाद हमने Z1 प्लस Z2 कर लिया। ठीक है, इसी तरह
नेक्स्ट आपने Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम अगर जमा करते जाते हैं, इसको हमने Z1 को S1 का नाम दे दिया, Z1 इन दोनों को जमा करके आपने S2 का नाम दे दिया, इसी तरह इन तीनों को जमा करके आपने S3 का नाम दे दिया। इसी तरह हमने इनफाइनाइट सीक्वेंस बना लिया। बेसिकली S1, S2, S3 ये एक सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस है किसका? ऊपर जो सीरीज दी हुई थी उसकी टर्म्स को हमने जमा करके बनाया, जिनको हम पार्शियल सम कहते थे। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ये जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस से क्या मुराद होता है? सीक्वेंस की कन्वर्जेंस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो सीक्वेंस की nth टर्म होती है, अब इसमें nth टर्म सीक्वेंस की क्या बनेगी? Sn। तो nth टर्म में अगर आप लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और वो आपके पास कोई ना कोई नंबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी अगर इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा। सीरीज तब कन्वर्जेंट होगी जब इस सीरीज के पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। दोनों को अलग अलग समझे। सीरीज की कन्वर्जेंसी से मुराद है कि आप उसकी टर्म्स को जमा करते हुए कोई फाइनाइट सम बना लेते हैं। सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी से मुराद है जो उसकी nth टर्म होती है उसकी लिमिट इंफिनिटी लेते हैं तो वो आपको एक फाइनाइट नंबर देती है। तो अब सीरीज की जो कन्वर्जेंसी है वो हमने मशरूत कर दी है उस सीरीज के पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है उसके साथ, क्योंकि सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी चेक करना बहुत ज्यादा आसान है, वो हमें मालूम है। तो ये हमने इसकी कन्वर्जेंसी जो है वो इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस डिफाइन कर दी है जी। नेक्स्ट आपके पास एक और नेसेसरी कंडीशन है फॉर कन्वर्जेंस, इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर आपके पास कोई सीरीज है और वो कन्वर्जेंट है, देन इट्स nth टर्म अप्रोचेस टू जीरो। तो उसकी जो nth टर्म होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, तो इस सीरीज की जो nth टर्म है वो जीरो को अप्रोच करे। पार्शियल सम की nth टर्म नहीं कह रहा हूं मैं उस सीरीज की nth टर्म की बात कर रहा हूं कि उस सीरीज की nth टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच कर दे। अच्छा, ये जो थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर किसी सीरीज की nth टर्म आपको जीरो दे देती है, इस बुनियाद पर आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है। हाँ, अगर आपको पहले से मालूम है कि वो कन्वर्जेंट है, फिर ये बात श्योर होगी कि उसकी nth टर्म जीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो अगर आपके ऐसी सीरीज मिल जाती है जिसकी nth टर्म का आपने लिमिट मालूम की और वो जीरो नहीं आती, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो डाइवर्जेंट जरूर है, क्योंकि कन्वर्जेंसी की इलामत यह है कि कन्वर्जेंट होगी, nth टर्म आपको जीरो देगी। लेकिन अगर वो जीरो नहीं दे रही, इसका मतलब है वो कन्वर्जेंट ही नहीं है। इसी को हम थ्योरम का नाम बना के, थ्योरम की स्टेटमेंट बना के नीचे डाइवर्जेंस टेस्ट के तौर पर भी जानते हैं इसको, और nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट के तौर पर भी जानते हैं कि अगर आपने सीरीज की nth टर्म की लिमिट ली और वो जीरो नहीं आई, तो इसका मतलब है कि वो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज है, वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि nth टर्म की लिमिट से आप डाइवर्जेंसी तो चेक कर सकते हैं लेकिन कन्वर्जेंसी नहीं चेक कर सकते। नीचे मैंने एक एग्जांपल भी ली हुई है कि ये मैंने एक सीरीज ली है n आयोटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय n, ये वाली उसकी nth टर्म है। ये सीरीज डाइवर्ज करती है। क्यों डाइवर्ज करती है? क्योंकि अगर हम इसकी nth टर्म लेते हैं और उसकी लिमिट n अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को, ऊपर से भी n कॉमन ले ले, नीचे भी n कॉमन ले ले, तो ये आपके पास
कैंसल आउट करने के बाद ये रकम बच जाती है। इसमें n को इन्फिनिटी रखेंगे, 5/∞ 0 आ जाएगा, तो जस्ट आपके पास आयोटा आ जाता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो किसी भी सीरीज की डाइवर्जेंसी अगर आपने चेक करनी है तो फिर आप उसकी nth टर्म की लिमिट निकाल लें। अगर वो 0 निकल आए, अगर 0 निकल आए, फिर आप उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए कोई और तरीकेकार ढूंढेंगे। लेकिन अगर वो नॉन जीरो निकल आती है, फिर आप श्योर होंगे कि ये डाइवर्जेंट है, कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस से क्या मुराद? एक इनफाइनाइट सीरीज आपने ली, इस सीरीज को आप कहेंगे कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है अगर इसकी टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू से बनने वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाए। इसी तरह कंडीशनल कन्वर्जेंस से क्या मुराद? एक इनफाइनाइट सीरीज हम ले लेते हैं और ये सीरीज कहलाएगी कंडीशनली कन्वर्जेंट अगर सीरीज खुद कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी एब्सोल्यूट सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो। सीरीज कन्वर्जेंट हो लेकिन उसकी एब्सोल्यूट सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो, तो फिर वो सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है कि द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ दैट सीरीज। बड़ी मजे की बात है कि अगर आप एक सीरीज को प्रूफ कर देते हैं कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो फिर वो खुद भी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर वो खुद कन्वर्जेंट है तो फिर आप श्योर नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट है। लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। और नेक्स्ट आपके पास है पी सीरीज। अच्छा, ये जो ऊपर दोनों कंडीशनल कन्वर्जेंट और इसको समझने के लिए नीचे मैंने एक एग्जांपल दी है, पहले इसको देख लें, बल्कि पहले पी सीरीज को देख लें क्योंकि उसको आगे हमने यूज करना है इस एग्जांपल में। ये अब सीरीज इस तरह की लेते हैं कि नीचे n रेज टू पर p है, यहां पर p कोई भी कांस्टेंट है, p प्राइम नहीं है बल्कि कोई भी कांस्टेंट, इंटीजर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बहरहाल ये कांस्टेंट है। तो इस तरह की जो सीरीज है इज कॉल्ड पी सीरीज। इस सीरीज को आप पी सीरीज बोलते हैं और ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है फॉर p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट होती है फॉर p लेस और इक्वल टू 1। मतलब जैसे मिसाल देता हूं कि आपने एक सीरीज ली 1/n, ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी क्योंकि इसमें n की पावर आप 1 ले रहे हैं, डाइवर्जेंट होगी। और इसी तरह अगर आप सीरीज ले लेते हैं n की पावर 1/2, अब ये भी पावर लेस देन 1 है तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट। लेकिन अगर आप ले लेते हैं सीरीज जिसकी पावर में n की पावर में आप लेते हैं 3/2, अब ये पावर इसकी ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह n स्क्वायर ले लेते हैं कन्वर्जेंट, मतलब n की पावर अगर 1 या 1 से लेस होगी तो वो डाइवर्जेंट है और अगर n की पावर ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो कन्वर्जेंट है। जी, अब हम नीचे जो मिसाल दी हुई है उसकी तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, कॉम्प्लेक्स सीरीज है, आयोटा रेज टू पर n और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इसकी nth टर्म है। ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से ये जो आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाएगी और नीचे जस्ट n स्क्वायर रह जाएगा, तो ये सीरीज जो है इस तरह की बन जाएगी 1/n स्क्वायर। तो ये एक पी सीरीज है जिसमें n की p की वैल्यू 2 होने की वजह से ये कन्वर्जेंट है। तो ये सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसलिए ये खुद भी कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट है, इटसेल्फ भी कन्वर्जेंट है। तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंट नहीं है बल्कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है।
नेक्स्ट आपके पास कुछ टेस्ट है, ये मैंने रेशो टेस्ट यहां पर लिखा हुआ है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज है आपके पास नॉन जीरो टर्म्स की, सच दैट आप ऊपर लेते हैं nth टर्म n+1 टर्म और नीचे nth टर्म, इन दोनों की जो रेशो है उसमें लिमिट आप ले लेते हैं अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये आपको कोई कांस्टेंट मिल जाता है L। ठीक है, अब ये अगर कांस्टेंट लेस देन 1 होगा ये सीरीज अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है या इंफिनिटी है ये डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर L की वैल्यू 1 आ जाती है तो फिर आप इस टेस्ट को यूज नहीं कर सकते, ये टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर आप कोई और तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पर आपके पास एक और सीरीज टेस्ट है जिसको हम रूट टेस्ट बोलते हैं। इसमें हम nth टर्म का nth रूट लेते हैं, तो वो आपके पास उसकी लिमिट लेने के बाद वो भी कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो इसमें आप देखें L लेस देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर वो ग्रेटर देन, वही कंडीशन है जो दूसरे आपने रेशो टेस्ट में देखी है। तो अब इनके अंदर एक क्वेश्चन है कि ये दोनों टेस्ट आप यूज कब करेंगे, जब आपके पास ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें सारे की पावर में वैल्यूज दी हो, जैसे मिसाल के तौर पर 2n+1 है और डिवाइडेड बाय 3n और +5 है। अब अगर इस तरह की सीरीज है तो इसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए आप रेशो टेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सारे की पावर दी हुई है पावर रेस टू पावर n, अब इसकी कन्वर्जेंसी के लिए आप रूट टेस्ट इस्तेमाल कर लें जब सारे की पावर है। बहरहाल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस है। नेक्स्ट आपके पास है पावर सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस शक्ल की जो सीरीज है जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, वेरिएबल की पावर इंक्रीज होती जा रही है, इस तरह की सीरीज को हम पावर सीरीज का नाम देते हैं। और दिस सीरीज इज कॉल्ड पावर सीरीज इन z-z0, and this z0 is called center of the series, centered at z0। यहां पर ये जो कोफिशिएंट है an, here the coefficient an are complex constants, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। जैसे नीचे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है कि ये जो सीरीज है a और z⁻n, जिसको अगर आप ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो az ये एक पावर सीरीज है और सेंटर्ड एट 0 है, क्योंकि z में से कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो आप कहेंगे कि इसका सेंटर 0 है। और इस तरह की जो सीरीज हो इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। एफएससी में भी हमने इसको पढ़ा कि जिसमें एक कांस्टेंट रेशो आ रही हो, मतलब आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करते हैं तो z आता है, az² को az पर डिवाइड करते हैं तो भी z आ जाएगा, तो इसमें रेशो कांस्टेंट आ रही है इसलिए ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंसी को भी देखते चले कि ये जो सीरीज होती है ये कन्वर्ज करती है a डिवाइडेड बाय 1 - z। ऊपर a जो लिखा हुआ है ये इसकी फर्स्ट टर्म है और नीचे जो z है वो कॉमन रेशो है, तो ये सीरीज इसको कन्वर्ज करेगी अगर z की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, और ये डाइवर्ज करेगी अगर z की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है और डाइवर्ज कब करती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है और इसकी आपने कन्वर्जेंसी चेक करनी है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज में जस्ट आपने क्या करना है, आपने z लेकर, मतलब जो उसकी रेशो है, रेशो लेकर उस रेशो की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। जैसे यहां पर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट पर डिवाइड करते हैं तो z की वैल्यू ये निकल आती है, ये इसकी कॉमन रेशो है।
अब अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो 1/√5 बनती है, जो कि लेस देन 1 है। तो इसकी कॉमन रेशियो जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आ गई, इसीलिए ये कन्वर्जेंट है। मतलब हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो तरीका आपने अभी फार्मूला पीछे देखा कि a और डिवाइडेड बाय 1 माइनस z, ये इसके सम का फार्मूला था, ये मैंने यहां पर इस्तेमाल किया। अब जो इसकी फर्स्ट टर्म है ये 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, इसको हमने न्यूमरेटर में रखा और नीचे 1 माइनस जी से मुराद कॉमन रेशो वो भी यही है, तो उसकी वैल्यू भी पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो रिजल्ट हमारे पास निकला है 1/2 आयोटा। तो ये इस सीरीज का सम निकल आया है। ये एक कन्वर्जेंट सीरीज थी, ज्योमेट्रिक सीरीज थी। नेक्स्ट आपके पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? जब आपको एक पावर सीरीज दी जाती है, जैसे पिछली स्लाइड्स पे मैं जाता हूं, ये पावर सीरीज की जनरल फॉर्म है। अब ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कन्वर्जेंट से मुराद इसका सम जो है कोई फाइनाइट नंबर निकल सकता है। अच्छा, इसका जो फाइनाइट नंबर है यहाँ पर z जो है ये तो वेरिएबल है, तो ये सारी की सारी कन्वर्जेंसी इसके ऊपर डिपेंड करती है। जब आपने रियल सीक्वेंसेस और रियल सीरीज में देखा था तो उसकी कन्वर्जेंसी जो होती थी वो एक इंटरवल पे चेक होती थी, मतलब किसी इंटरवल में वो कन्वर्जेंट होता था, किसी में कन्वर्जेंट नहीं होता था। लेकिन यहां पर इसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए ये जो z माइनस जी नॉट है, z माइनस जी नॉट को लेंगे और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर इक्वल टू सम कांस्टेंट रखेंगे, तो ये इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। बेसिकली ये हम अगर प्लेन के अंदर ड्रा करें तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन गई इस तरह की, जिसका सेंटर जो है वो जी नॉट के ऊपर है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर लिया हुआ है मैंने। अब ये जो जी की वैल्यू है आप इस सर्कल के अंदर से पिक करेंगे तो वो जी की उन तमाम वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट होगी वो सीरीज। तो इस सर्कल को आप सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का नाम देंगे और ये जो रेडियस है इस रेडियस को आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का नाम देंगे। तो ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है, जैसे यहां पर ना ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर ये सर्कल यूनिट सर्कल बनता है और इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 बन जाता है। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो फाइंड आउट करने के आगे तरीके दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ, पहले वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालेंगे, उसके बाद आप सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी के 3 आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। अगर तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी 0 निकल आता है, या फिर आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी इन्फिनिटी निकल आता है, और या फिर रेडियस ऑफ कन्वर्सी जो है वो एक फाइनाइट नंबर कोई भी एल निकल आएगा, या एप्सिलॉन जो भी उसको फाइनाइट नंबर निकलेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का 0 निकलने का मतलब है कि आपने z माइनस जी नॉट को, इस सर्कल को, इसका रेडियस आपने 0 रख दिया। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 होता है वो एक सिंगल पॉइंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज होगी ये सिर्फ और सिर्फ z के ऊपर कन्वर्जेंट है, सॉरी जी नॉट के ऊपर। सेंटर हमने जी नॉट को माना हुआ है, तो इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 निकल आए तो वो जो भी सीरीज पावर सीरीज होगी वो एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर रेडियस इन्फिनिटी निकल आता है तो इसका मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर वो इस एल के इक्वल निकल आता है तो इसका मतलब है कि z माइनस जी नॉट, ये जो सर्कल है इसका इंटीरियर आपने लेना है, लेस देन, यहाँ पर r की वैल्यू l रखेंगे तो ये जो इसका इंटीरियर है सर्कल का, सिर्फ उस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स वहां पर वो कन्वर्जेंट होगी। तो
एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। ये सीरीज दी हुई है और इसका आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो अब इस पे मैं ये वाला फार्मूला, जो पहला फार्मूला दिया हुआ है, ये लगा देता हूं। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर आपने nth टर्म रखी डिवाइडेड बाय n+1 टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी निकल आई। अब इन्फिनिटी निकलने का मतलब है कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर वो कन्वर्जेंट है। इसको आप यूं लिख सकते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंसी बनाएंगे तो z माइनस आयोटा इक्वल टू आप रखेंगे, इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे या लेस देन इन्फिनिटी रखेंगे। मतलब इसका ये है कि ये बेसिकली आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये यूं बन जाएगा 1+ आयोटा। जी, इसका मतलब ये है कि z आपने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट का आपने इस पॉइंट से डिस्टेंस लिया, तो वो डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट निकलना चाहिए, जो मर्जी निकले। तो ये तो इस कंडीशन को तो सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन के नंबर सेटिस्फाई करते हैं। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं, नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल z। z की तमाम वैल्यूज के लिए ये कन्वर्जेंट होगा। एक और मिसाल देखते हैं। यहां पर अब सीरीज दी हुई है जिसमें ये एक एक्सप्रेशन की पावर में n दिया हुआ है, इसीलिए अब आप वो रूट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम रूट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये रूट जो है इस पावर से कैंसिल होगा, लिमिट फाइंड करेंगे, ये 1/3 आ जाएगा। अब ये एक फाइनाइट नंबर निकल आया है, तो इसका मतलब है कि यहां से अब आप ये z-2 इसकी nth टर्म में लिखा हुआ है, तो यहां से आप सर्कल बना लें। तो सर्कल बनेगा z-2 आयोटा लेस देन 1/3। तो इस रीजन के अंदर अंदर मसलन ये एक ओपन डिस्क बना लें और 2 आयोटा पर सेंटर होगा। 2 आयोटा का मतलब है ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है। तो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1/3 हो, तो ये मैंने ऐसा सर्कल बना लिया जिसका रेडियस 1/3 है। जो पॉइंट भी इस सर्कल के अंदर से आप चूज करेंगे, उस पॉइंट पर ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी, उसके अलावा वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर आपको कहा जाए कि इस सीरीज का सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं, तो वो आप सर्कल की इक्वेशन लिख देंगे कि z-2 आयोटा इज इक्वल टू 1/3। लो जी, ये आपके पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकल आएगा। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ है। तो इसके अंदर हमने सीरीज के मुतालिक काफी सारी चीजें सीखी हैं। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको शेयर कर दूंगा, उनको आप प्रैक्टिस के जरिए से ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखिएगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस